थोड़ा सफ़र मुश्किल होता है, ये थोड़ा सफ़र मुश्किल होता है, थोड़ी-सी दिक्कतें आती हैं। ये थोड़ा सफ़र मुश्किल होता है, थोड़ी-सी दिक्कतें आती हैं, इतना आसान नहीं होता, इतना आसान नहीं होता, लेकिन ये ज़रूरी है। इतना आसान नहीं होता, लेकिन ये ज़रूरी है। गिरते-हारते ठोकरें खाते, मायूस होते, गिरते-हारते ठोकरें खाते, मायूस होते, परेशान होते, लेकिन हर हाल में उम्मीद ना छोड़ना और लगे रहना, ये हर एक सपने को पाने में बहुत बड़ा रोल अदा करता है और एक सही ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है और एक सही ज़िंदगी के लिए ये ज़रूरी है। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू भाभी बायोकेम क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसा कि डियर स्टूडेंट हम पढ़ रहे थे क्लास 12 की बायोलॉजी, हमने वहाँ पर डिस्कस कर रहे थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी। तो वहाँ पर हम चैप्टर नंबर फर्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट, उसमें पौधों में लैंगिक जनन वाला जो चैप्टर था उसको हम पढ़ना शुरू किए थे। तो उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट थे, यहाँ तक कि हमने इस कॉन्सेप्ट को लेकर चला, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो कि ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट में से एक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड में भर भर के आते हैं। तो हमने इसको पूरा कवर अप करने का प्रयास किया है। तो आज का जो नेक्स्ट पार्ट है उसी चैप्टर का हम पढ़ने वाले हैं। इसमें से जैसा कि उस लेक्चर में हमने देखा था कि आपके प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के क्या कॉन्सेप्ट थे, यानी कि जनन पूर्व अवस्था, मतलब निषेचन पूर्व अवस्था, निषेचन की पहली वाली अवस्थाएं कुल मिलाकर के हमने उसको देखा था। वहां पर हमने युग्मक जनन की बात करी थी, गैमेटोजेनेसिस के बारे में हमने बात किया था कि किस तरीके से पौधों में नर में ना माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होता है, लघु बीजाणु जनन क्या होता है, दीर्घ बीजाणु जनन, मेगा स्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया को हमने काफी हद तक समझा। अब हमने जो गैमेट वहां पर बना लिया है, अब उसी गैमेट का क्या कराना है, फर्टिलाइजेशन कराना है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो हमारा टॉपिक क्या होगा, फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि निषेचन वाली घटना के बारे में हम समझने वाले हैं। ध्यान से देखना डियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, जितने भी आवृत बीजी पौधे होते हैं, उसमें क्या होता है, जितने भी आपके मोनोकाट डाइकाट पौधे आते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंतर्गत, उसमें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया देखी जाती है। ध्यान से देखना डियर, डबल फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है इसमें, डबल फर्टिलाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है वो देखी जाती है। तो जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है इसको हिंदी में क्या कहते हैं, पहली बात तो इसको हिंदी में दोहरा निषेचन कहा करते हैं। क्या कहा करते हैं डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखना, दोहरा निषेचन। तो दोहरा निषेचन हम इसमें समझने वाले हैं, जो कि ये आपके पेपर में छपता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये आपके बोर्ड में ऐसा कभी नहीं होता कि ये प्रश्न बोर्ड में ना पूछा जाए, तो इसको आपको समझना है अच्छे से। क्या है होता है डबल फर्टिलाइजेशन, इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो मेल गैमेट होता है, मतलब जैसा कि पहले से ही क्लियर कर दिए गए, दोहरा निषेचन मतलब दो बार निषेचन ना, दो बार निषेचन होता होगा, दो बार फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती होगी। कैसे होती होगी यहाँ पे समझ लो। जो मेल गैमेट होता है उसमें आपको पता है यन क्रोमोसोम होता है, यानी कि अगुणित होगा। अब ये जो मेल गैमेट होगा ये पहली बार संलयन करता है किसके साथ, ये अंडकोशिका के साथ पहली बार संलयन करता है, यानी कि एक सेल के साथ संलयन करता है, ये भी यन। तो यन यन मिलकर क्या बनाते हैं आपको पता है, 2n बनाएंगे, सिंपल सी बात होगी। अब जो 2n बना रहा है ये क्या होता है आपका, जाइगोट होता है। साधारण सी बात है, हमने क्या बताया कि एक बार मेल गैमेट क्या कर रहा है कि अंडकोशिका के साथ संलयन कर रहा है, अंडकोशिका के साथ फ्यूजन करके फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया हो रही है। तो क्या बना रहा है आपका, जाइगोट बना रहा है। अब यहाँ पर जाइगोट बनने की इस जो प्रक्रिया होती है इसको हम बोलते हैं सिनगैमी भी कहा करते हैं। ध्यान से देखना, इसको एक प्रोसेस और कहा करते हैं, इसको हम सिनगैमी भी कहा करते हैं, सिनगैमी भी कहा करते हैं, है ना। सिनगैमी सजात युग्मन, सिंपल सी बात है, इसको हम कहा सकते हैं, सिनगैमी भी कहा करते हैं। नेक्स्ट में क्या होता है कि दूसरा कंडीशन, इसमें एक मेल गैमीट फ्यूज करता है किसके साथ, ध्रुवी केंद्रक के साथ, यानी पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है। जो कि ध्रुवी केंद्रक पहले से ही क्या होता है, 2n होता है। जैसा कि मेल गैमेट की बात करें तो मेल गैमेट अगुणित यानी कि n होता है। तो n प्लस 2n इज इक्वल टू क्या बनता है, यहाँ पर क्या बनेगा, 3n बनेगा। भैया 3n जो बनता है ये किसका निर्माण करता है, ये एंडोस्पर्म का निर्माण करता है। एंडोस्पर्म यहाँ पर बनता है, भ्रूणपोष बनता है, समझ पा रहे हैं। अब ये एंडोस्पर्म आगे चल करके आपको पता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में बदलता है, फिर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो होता है ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में बदलता है। आगे देखने वाले हैं कैसे क्या बदलता है काफी अच्छे से। तो ये जो प्रोसेस होती है इस प्रक्रिया को हम क्या कहा करते हैं,
इसको हम नया टर्म नाम देते हैं, इसको हम ट्रिपल फिजियन यानी कि त्रिसंलयन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? ट्रिपल फिजियन के नाम से जानते हैं, यानी कि त्रिसंलयन भी कहा करते हैं। क्या होता है फिर से देखो, हमने बताया कि जब एक मेल गैमीट अंडकोश के साथ फ्यूज कर रहा है तो क्या बना रहा है? जाइगोट बना रहा है, यानी कि युग्मनज बना रहा है। दूसरा नर युग्मक ध्रुवीय केंद्रक के साथ फ्यूज कर रहा है तो बना रहा है भ्रूणपोष एंडोस्पर्म। तो यहाँ पर निषेचन कितनी बार हो रहा है? 2 बार हो रहा है। इसी को बोलते हैं, इसी दोनों प्रोसेस को मिलाकर कहते हैं दोहरा निषेचन, यानी इसी दोनों प्रोसेस को मिलाकर कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। कुल मिलाकर के दोहरा निषेचन मतलब कि 2 बार निषेचन। एक बार नर युग्मक का निषेचन किसके साथ? अंडकोशिका के साथ, और दूसरी बार नर युग्मक का निषेचन किसके साथ हो रहा है? ध्रुवीय केंद्रक के साथ हो रहा है। जब अंडकोशिका के साथ निषेचन हो रहा है तो जाइगोट का निर्माण कर रहा है, और वही जाइगोट आगे चलकर के क्या बनाता है? सीड में बदलता है। समझ पा रहे हैं? वही जाइगोट एम्ब्रियो से सीड बना रहा होता है, जिसे फ्रूट बनता है और सीड भी बन रहा होता है। मतलब ओवरी से क्या बनता है? ओवरी से फ्रूट बनेगा, फिर ओव्यूल से क्या बनेगा? सीड बनेगा। अभी हम आगे समझेंगे भी। समझ रहे हो? और ये इसमें यहाँ पर जो एंडोस्पर्म होता है, जो थ्रियन है, ये क्या बना रहा होता है? एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, एंडोस्पर्म सेल, कुल मिलाकर के एंडोस्पर्म जो बन रहा होता है। ये जो भ्रूणकोश होता है, एंडोस्पर्म जो होता है, ये पोषण प्रदान करता है। किसको पोषण प्रदान करता है? जाइगोट को, ताकि जाइगोट ठीक तरीके से भ्रूण में बदल जाए, और भ्रूण में बदलने के बाद आगे की प्रक्रिया अच्छे से चल सके। यानी कि भ्रूण बनने के बाद उसमें आगे फल कैसे बनेगा, ओव्यूल कैसे बनेगा, तो उस प्रक्रिया के लिए उसको पोषण की रिक्वायरमेंट्स होती है, और वो पोषण कौन प्रदान करता है? हमारा एंडोस्पर्म कर रहा होता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आई होप आपके दिमाग में क्लियर होगा। इसको सबसे पहले बतलाने वाले साहब जो साइंटिस्ट थे, उनका नाम था नवासिन, यानी कि एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने डबल फर्टिलाइजेशन की खोज करी है। इन्होंने डबल फर्टिलाइजेशन की खोज करी ही वादी नवासिन जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने डबल फर्टिलाइजेशन की क्या करी है? खोज की है। जानते रहना। एक बात यहाँ पे और हम देख लें, डबल फर्टिलाइजेशन को हम एक तरीके से डायग्रामेटिकली अगर समझना चाहें, ध्यान से देखना, इसको हम डायग्राम के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करके समझना चाहें, फिगर के रूप में, तो कैसे समझेंगे इसको? एक बार ध्यान से आप देखेंगे। होता क्या चीज है, आपको पता है, आपने फीमेल गैमेट बनने की प्रक्रिया को समझा था। इस तरीके से ये होता है स्टिग्मा, यहाँ पर स्टाइल होता है, फिर यहाँ पर ओवरी ओव्यूल होता है। हाँ या ना? इतना तो आपने अच्छे से समझ चुका है। तो इसको हम फिगर के रूप में यहाँ पे दर्शा लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? इस तरीके से ओवरी होता है, और ओवरी के अंदर क्या होता है? यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ओवरी के अंदर जो होता है आपका ओव्यूल होता है, बीजांड होता है। और बीजांड में कितने केंद्रक होते हैं? 8 केंद्रक होते हैं, यानी 8 न्यूक्लिएटेड होता है। कितने 8 न्यूक्लिएटेड होते हैं? डियर स्टूडेंट ध्यान से देखना, 8 केंद्रक यानी 8 न्यूक्लिएट होता है। और 8 जो केंद्रक होते हैं कुछ इस प्रकार से, 3 ऊपर की तरफ होते हैं। इसको हम अलग अलग कलर से बनाएं ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। 3 ऊपर की तरफ इस तरीके से होते हैं। अब जो 3 ऊपर की तरफ होते हैं, इसका नाम है एंटीपोडल सेल। क्या नाम है इसका? नाम एंटीपोडल सेल, यानी कि प्रतिमुख कोशिका। हिंदी में क्या कहते हैं इसको हम? प्रतिमुख कोशिका। और 2 कहाँ पर होता है? इस तरह से 2 केंद्रक बीच में उपस्थित होते हैं। दोनों पहले से ही संलयन कर रहे होते हैं। इस तरीके से 2 केंद्रक आपस में संलयन कर चुके होते हैं। इसको बोलते हैं ध्रुवीय केंद्रक, यानी कि पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? ध्रुवीय केंद्रक यानी कि पोलर न्यूक्लियाई। इसके अलावा 2 केंद्रक नीचे की तरफ इस तरीके से बगल बगल, जो कि ब्लैक कलर में हमने बनाया है, इसको सहायक कोशिकाएं यानी कि सिनर्जिड सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? सिनर्जिड सेल कहा करते हैं। हाँ या ना? क्या कहा करते हैं? सिनर्जिड सेल यानी कि सहायक कोशिका। क्यों कहते हैं सहायक कोशिका? क्योंकि बीच में जो अंड कोशिका होती है, इसको क्या करते हैं? सहारा प्रदान करते हैं। समझ पा रहे हैं? बीच में जो अंड कोशिका होती है, इसको क्या करते हैं? थोड़ा सा सहारा प्रदान करते हैं। इसमें बीच में क्या है? हमने बताया एक सेल इस तरीके से बीच में उपस्थित होती है। तो होता क्या चीज है, आपको एक बात पता होगा यहाँ पर, और एक चीज यहाँ पर पोलैरिटी लेवल थोड़ा समझ लें। अंड कोशिका क्या है? यन है,
अगुणित है। इसके अलावा जो ध्रुवी केंद्रक जिसको पोलर न्यूक्लियाई बोल रहे हैं, ये कैसा है, दोनों फ्यूज कर गए हैं, यानी कि n प्लस n इक्वल टू 2n। समझ पा रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, आपको पता है मेल गेमेटोफाइट इस तरीके से यहाँ पर एंथर जुड़ा होगा, हाँ या ना, ध्यान से देखना। ये क्या है, आपका एंथर है, और इधर भी इस तरीके से बहुत सारा एंथर होगा। तो हम एक की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जब परागकण माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस के दौरान, यानी कि लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया के दौरान जो पोलन ग्रेन होगा, जब परिपक्व हो जाएगा, मेच्योर हो जाएगा, तो मेच्योर होने के बाद ये परागकण की जो, समझ पा रहे हैं, जो एंथर की जो मेम्ब्रेन होती है वो फट जाती है। जैसे ही एंथर की मेम्ब्रेन फटेगी, यहाँ से जो परागकण होगा ये कहाँ पर आएगा, स्त्री केसर के वर्तिकाग्र वाले भाग पर, जिसको हम स्टिग्मा कहते हैं, इसके ऊपर आके क्या करता है, लैंडिंग करता है, इसके ऊपर आके गिरता है। तो परागकण का, समझ पा रहे हैं, परागकण का स्त्री केसर के स्टिग्मा पर पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। यहाँ पे लिख लेना, परिभाषा सिंपल सा है, यानी कि ये जो स्टिग्मा पर आ रहा है, स्टिग्मा पर आ रहा है हमारा पोलन ग्रेन, हाँ या ना। अब यहाँ पर जो परागकण यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, उसको हमने एक प्रक्रिया का नाम दिया, इसी को हम क्या कह रहे हैं, परागण कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं डियर स्टूडेंट, ध्यान देना, परागण यानी कि पॉलिनेशन, क्या बोल रहे हैं इसको हम, पॉलिनेशन। क्या हुआ है, यही जो परागकण था ये स्टिग्मा पर आकर पहुंचा है, इसी को हम परागण यानी कि पॉलिनेशन के नाम से जानते हैं। अब क्या होता है, जैसे ही परागकण यहाँ पर स्टिग्मा पर आके पहुंचता है, तो परागकण क्या करता है, अंकुरण होता है, परागकण का अंकुरण होता है, जर्मिनेशन होता है। जब ये अंकुरण करता है, अंकुरित होता है, तो एक ट्यूब बनाता है, एक नलिका बनाता है। इस नलिका को बोलते हैं पराग नलिका। क्या कहते हैं, पराग नलिका यानी पोलन ट्यूब। यहाँ पर इस तरीके से पोलन ट्यूब बनाता जाता है स्टाइल से होते हुए, यहाँ पर इस तरीके से बीजांड द्वार के द्वारा इस तरीके से थोड़ा सा टिल्ट होता है, थोड़ा सा टिल्ट हो रहा होता है, इस तरीके थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, और कहाँ पर ओवरी से होते हुए, यानी कि बीजांड में क्या करता है, घुस जाता है। इस तरीके से अंडाशय से बीजांड में जाकर क्या करता है, इस तरीके से पराग नलिका अंदर की तरफ जाके घुस रहा होता है। इसमें एक चीज ध्यान से देखना आप, अभी ये जो पराग नलिका है, ये पराग नलिका एक रास्ते की तरह काम कर रहा है, एक रास्ता है गैमेट को जाने का। अब गैमेट कौन सा जाएगा भैया, तो आपको पता है इसमें दो प्रकार के केंद्रक होते हैं। जब हम बताए थे मेच्योर पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, यानी कि परिपक्व परागकण की संरचना, वहां पर जब हम बता रहे थे, तो वहां पर हमने एक बात बताया था कि परिपक्व परागकण में मुख्य रूप से कितनी परतें होती हैं, समझ पा रहे, एक्साइंथ है, एंटाइंथ। अंदर की तरफ दो केंद्रक होते हैं, एक होता है कायिक केंद्रक यानी कि वेजिटेटिव केंद्रक, और दूसरा होता है जनरेटिव केंद्रक, जिसको हम जननिक न्यूक्लियस यानी जननिक केंद्रक कहते हैं। अब यहाँ से होते हुए जब केंद्रक आगे की तरफ बढ़ता है, तो रास्ते में बेचारा जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है, ये रास्ते में ही हताश निराश होकर के अपना दम तोड़ देता है। यानी कि वेजिटेटिव केंद्रक जो होता है, क्या हमने बोला, जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है, ये रास्ते में ही बेचारा मर जाता है, रास्ते में अपना दम तोड़ देता है। बचता कौन है, बचता हमारा ये वाला है, यानी कि इसको बोल रहे हैं जनरेटिव न्यूक्लियस। क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट, ध्यान से देखना, जनरेटिव न्यूक्लियस बोल रहे हैं, जनरेटिव न्यूक्लियस की ओर बचता है। और यही जनरेटिव न्यूक्लियस यहाँ पे जो बचा है, जिसको हम जननिक केंद्रक कह रहे हैं, ध्यान से सुनो, जननिक केंद्रक यानी जनरेटिव न्यूक्लियस, ये क्या करता है, मियोसिस करता है, अर्धसूत्री विभाजन करता है, यानी कि मियोसिस कर रहा होता है। ध्यान देना, क्या कर रहा है, मियोसिस कर रहा है। अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया के दौरान एक से दो केंद्रक में तब्दील हो रहा होगा, एक से दो केंद्रक बना रहा होगा। और एक केंद्रक किसके साथ संलयन करता है, ध्यान देना, एक केंद्रक संलयन करता है ध्रुवी केंद्रक के साथ, और दूसरा जो केंद्रक होता है किसके साथ संलयन करता है, अंडकोशिका के साथ। हमने क्या बताया कि जो जनरेटिव न्यूक्लियस है वही बचेगा, वेजिटेटिव न्यूक्लियस मर जाएगा, और जो जनरेटिव न्यूक्लियस होगा अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया यानी कि मियोसिस करेगा। मियोसिस करने के पश्चात क्या कर रहा है, एक केंद्रक का संलयन किसके साथ हो रहा है, इस तरीके से ध्रुवी केंद्रक के साथ। अब ध्रुवी केंद्रक पहले से ही 2n था, एक n जाके और मिल गया, तो क्या बना लिया, 3n बना लिया कि नहीं डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखना, 2n पहले से ही था, एक n और गया तो 3n, एक n क्या गया, मेल गैमिट गया। मेल गैमिट यानी कि जनरेटिव न्यूक्लियस, जनरेटिव यानी कि जननिक केंद्रक,
3n बनाया, और यही 3n आगे चल करके क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करेगा, यानी कि भ्रूण पोष का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखना, एंडोस्पर्म का निर्माण करता है। आगे जो नेक्स्ट केंद्रक है, यानी कि नेक्स्ट न्यूक्लियस जो मेल गैमेट है, वो किसके साथ फ्यूज कर रहा है, अंडकोशिका के साथ संलयन कर रहा है। तो अंडकोशिका के साथ जब संलयन कर रहा होता है, n प्लस n इक्वल टू क्या बना रहा है, 2n, यानी कि 2n का मतलब आगे चल करके किसका निर्माण करेगा, फटाक से बोलो, जाइगोट का निर्माण करेगा। तो इसे बोलते हैं सिनगैमी। इस प्रोसेस को बोलते हैं सिनगैमी कहा करते हैं, आप लोग उसको लिख लेंगे। और इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रिपल फिजियन, दोनों को मिला के बोलते हैं दोहरा निषेचन, दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, दोहरा निषेचन के नाम से जाना करते हैं, यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन। कितनी बार निषेचन हो रहा है, फिर से देखेंगे, 2 बार हुआ। कैसे हुआ, हमने बताया कि जो जनरेटिव न्यूक्लियस था, जो जननी केंद्रक था, वो अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया के दौरान एक केंद्रक किसके साथ संलयन कर रहा है, ध्रुवीय केंद्रक के साथ, दूसरा केंद्रक किसके साथ संलयन कर रहा है, अंडकोशिका के साथ। इस तरीके से क्या कर रहा है, निषेचन की प्रक्रिया 2 बार होती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट, जितने भी आवृतबीजी पौधे होते हैं, उनमें एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण ये होता है कि सब में क्या प्रेजेंट होता है, डबल फर्टिलाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है देखी जाती है, जितने भी मोनोकाट डाइकाट प्लांट होते हैं। तो आई होप डियर स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा कि डबल फर्टिलाइजेशन एक्चुअल में क्या होता है, और पेपर में आपके छपेगा तो इसको छाप देना, छाप के बना देना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सिंपल सी बात है, डबल फर्टिलाइजेशन 2 तरीके से हमने समझाया। हमने आपको डबल फर्टिलाइजेशन की जो प्रक्रिया थी, दोहरा निषेचन की प्रक्रिया को 2 रूप से समझाया। हमने सिंपल सा बताया कि जो मेल गैमेट होता है, यानी कि जो पोलन ग्रेन में हमने बताया कि 2 प्रकार के केंद्रक होते हैं, सिंपल सा, एक जनरेटिव, एक मतलब कि जिसको कायिक केंद्रक बोल रहे थे, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और एक जनरेटिव न्यूक्लियस जिसको जननी केंद्रक बोला था। जो कायिक केंद्रक था वो रास्ते में ही मर गया था, बचा क्या था, जननी केंद्रक। और वही जननी केंद्रक 1 से 2 बना, किसके द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया द्वारा। और एक किसके साथ संलयन कर रहा है, अंडकोशिका के साथ। दूसरा किसके साथ संलयन कर रहा है, दूसरा ध्रुवीय केंद्रक के साथ। यानी कि यहाँ पर निषेचन कितनी बार हुआ, 2 बार फिजियन हो रहा है, 2 बार संलयन हो रहा है। तो इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं दोहरा निषेचन, यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन। आई होप आपको डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम आगे बात करने वाले हैं डबल फर्टिलाइजेशन के बाद वाला कॉन्सेप्ट, यानी कि जब हम फर्टिलाइजेशन को समझ लेते हैं तो फर्टिलाइजेशन के बाद हम क्या पढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस, यानी कि निषेचन पश्च घटना, यानी कि निषेचन के बाद होने वाली घटना है। निषेचन के पहले वाली घटना हमने पढ़ा, फिर हमने निषेचन को पढ़ा, फिर आगे हम क्या पढ़ेंगे, निषेचन पश्च घटना, यानी कि निषेचन के बाद क्या होगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट जिसको कहते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन, यानी कि घटना क्या होती है। लेकिन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ने से पहले एक बात हम जान लें, क्वेश्चन जो आपके पेपर में छपता है, एक तो डबल फर्टिलाइजेशन छपता है, एक क्वेश्चन और छपता है, वो होता है आपका एपोमिक्सिस। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके पेपर में ये भी छपता है, एपोमिक्सिस छप रहा होता है। क्यों हम इसको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, क्योंकि भाई ये निषेचन से संबंधित प्रश्न है, तभी हमने सोचा कि आपको यहाँ पर बता दिया जाए। ये छप सकता है। एपोमिक्सिस को हिंदी में पहली बात क्या कहते हैं, इसको हम असंग जनन कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में, इसको हम लिख लेना, हिंदी में नोट कर लेना, क्या कहते हैं इसको हम, असंग जनन कहा करते हैं, यानी कि एपोमिक्सिस कहा करते हैं। एपोमिक्सिस क्या होता है, अगर इस एपोमिक्सिस वर्ड को हम थोड़ा सा ब्रेक करके देखें तो ये 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना होता है। ध्यान से देखना, 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना होता है, यानी कि एपोमिक्सिस 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर, कौन कौन, एपो प्लस मिक्सिस, यानी कि एक एपो है, दूसरा मिक्सिस है। एपो मीन्स क्या होता है, देन मिक्सिस का मतलब क्या होता है। इस दोनों को समझ लिए तो परिभाषा ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगी। ध्यान से देखो, एपो का मतलब होता है विदाउट। एपो का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट, विदाउट होता है। एंड मिक्सिस का मतलब होता है विदाउट
मिक्सिंग, विदाउट क्या मिक्सिंग, विदाउट मिक्सिंग ऑफ गैमेट, सिंपल सी बात है, बिना मिक्सिंग, विदाउट मिक्सिंग ऑफ गैमेट और विदाउट फर्टिलाइजेशन ना, विदाउट मिक्सिंग ऑफ गैमेट बोल सकते हैं, या डू नॉट फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, इसमें युग्मनज का निर्माण नहीं होता है। मतलब कि इस प्रक्रिया में क्या होता है कि बिना निषेचन के, समझ पा रहे, बिना निषेचन के क्या होगा, बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण हो रहा होगा, तो वहां पर क्या कहलाता है, एपोमिक्सिस की प्रक्रिया, विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट, विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट लिख लेना। या इसमें क्या होता है कि विदाउट, डिफिनीशन लिखना चाहे तो विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ, विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड एपोमिक्सिस, विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना निषेचन के, समझ पा रहे हो, बिना निषेचन के, विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट भ्रूण का निर्माण हो रहा है, उसे हम एपोमिक्सिस यानी कि असंग जनन के नाम से जानते हैं। हमने बताया एपो प्लस मिक्सिस, जैसे हमने इसको तोड़ा तो दो ग्रीक भाषा से मिलकर बना है इसका शब्द, हमने एक को एपो बताया, दूसरे को मिक्सिस। एपो का मतलब होता है विदाउट मिक्सिंग ऑफ गैमेट और विदाउट फर्टिलाइजेशन। इसमें एक बात याद रखे रहना, इसमें यानी कि जाइगोट का निर्माण नहीं होता है, नॉट दी, डू नॉट दी फॉर्मेशन ऑफ, नॉट, डू नॉट दी फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन ऑफ लिख लेंगे, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, इस प्रक्रिया के दौरान युग्मनज का निर्माण नहीं होता है। और एक चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो एपोमिक्सिस की प्रक्रिया होती है, इसमें कुल मिलाकर के आपका जो फर्टिलाइजेशन होता है ये नहीं हो रहा होता है। दीज आर दी एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस डू नॉट दी फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। कुल मिलाकर के एपोमिक्सिस जो होता है, असंग जनन की जो प्रक्रिया होती है, ये कहीं ना कहीं अलैंगिक जनन की तरह होते हैं। कुल मिला के इसको हम बोल सकते हैं ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह कुछ होता है। आप लिख भी सकते हैं वहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन की तरह कुछ होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह इसको कह सकते हैं ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसको कंसीडर हम कर सकते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इसमें भैया निषेचन नहीं हो रहा है ना, गैमेट संलयन नहीं कर रहे हैं, तो इसको हम अलैंगिक जनन कह सकते हैं। हाँ या ना, आई होप आपको एपोमिक्सिस समझ में आया होगा। क्यों हमने एपोमिक्सिस समझाया, क्योंकि हमने निषेचन की प्रक्रिया आपको पढ़ा दिया था, एपोमिक्सिस भी समझना जरूरी था, क्योंकि बिना निषेचन के, समझ पा रहे हो, बिना निषेचन के भ्रूण बन रहा है एपोमिक्सिस में। कुल मिलाकर इसको हम बोल रहे हैं असंग जनन, पेपर में छप सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यानी कि हम पढ़ने वाले हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखना, हम पढ़ने वाले हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में हम समझने वाले हैं। देखो पोस्ट फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, पोस्ट का मतलब कि उसके बाद में, किसके बाद में, निषेचन के, मतलब निषेचन पश्च घटना, हिंदी में लिखना चाहे लिख लेना, निषेचन पश्च घटनाएं, यानी कि निषेचन होने के बाद क्या प्रक्रिया हो रही होती है। आपको पता है डियर स्टूडेंट, निषेचन होने के बाद क्या होगा, निषेचन होने के बाद सिंपल सा, यानी कि किसका फॉर्मेशन होगा, दैट इज दी फॉर्मेशन ऑफ, एक तो जाइगोट का निर्माण होगा, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, उसके बाद क्या हो सकता है, लिख लो फटाफट, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जाइगोट का निर्माण, उसके बाद क्या हो सकता है, फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म का निर्माण, भ्रूणपोष का निर्माण, इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ यानी कि एंडोस्पर्म, इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो भी पढ़ लेंगे, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। अब जाइगोट के बाद हम जाइगोट बेसिकली हम वहीं पे डिस्कस कर सकते हैं, इसमें हम फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म के बाद फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो के बाद हम क्या पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड फॉर्मेशन ऑफ सीड। ध्यान देना, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ
सीड, ध्यान से देखना, एंड फॉर्मेशन ऑफ सीड। हिंदी में देख लेंगे, भ्रूणपोष का निर्माण, भ्रूण का निर्माण, फल का निर्माण, बीज का निर्माण। एक एक करके हम काफी अच्छे से तह तक समझने वाले हैं। अब पहला हम एंडोस्पर्म के निर्माण के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। आपको पता है डियर स्टूडेंट कि आपके यानी कि जो डबल फर्टिलाइजेशन हमने देख रहे थे, जब वहां पर क्या था, एक न्यूक्लियस था जिसको हमने पोलर न्यूक्लियस बोला था, ध्रुवीय केंद्रक बोला था बीच में। इस तरीके से जब ध्रुवीय केंद्रक में एक मेल गैमेट जाकर निषेचन कर रहा था, तो वहां से थ्रियन बन रहे थे, यानी कि थ्रियन। कुल मिलाकर के क्या है यहाँ पे देखना, एक मेल गैमेट, यानी कि एक मेल गैमेट क्या कर रहा था, संलयन कर रहा था, और एक मतलब कि टूयन था पहले से ही, यानी कि n प्लस 2n बराबर क्या बना था, 3n। कुल मिलाकर के ट्रिपल फिजियन यानी कि त्रिसंलयन की प्रक्रिया के दौरान आपका क्या बनता है, आगे चल करके यही एंडोस्पर्म का निर्माण कर रहा होगा। किसका निर्माण कर रहा होगा ये, यानी कि ये किसका निर्माण कर लेगा, प्रॉपर क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म का निर्माण करेगा, यानी कि भ्रूणपोष का निर्माण करेगा। ध्यान से देखना, ये जो एंडोस्पर्म होता है ये क्या करता है, टू प्रोवाइड द न्यूट्रिशन, यानी कि एंडोस्पर्म क्या करता है, कुल मिलाकर के पोषण प्रदान करता है। किसके लिए पोषण प्रदान करता है, भ्रूण के निर्माण के लिए। ध्यान देना, टू प्रोवाइड द न्यूट्रिशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो और सीड। समझ पा रहे हो, यानी कि भ्रूण के निर्माण के लिए पोषण प्रदान करता है कौन, एंडोस्पर्म। आप इसको जानते रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो एंडोस्पर्म होता है, थोड़ा सा अगर आपको बताना चाहे तो एंडोस्पर्म 2 प्रकार का होता है। एंडोस्पर्म कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, पेपर में पूछा जा सकता है। एंडोस्पर्म 2 प्रकार का, एक होता है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, 2 प्रकार के, यानी कि बीज भी इससे संबंधित है। एक होता है नॉन एंडोस्पर्मिक, एक होता है एंडोस्पर्मिक। ध्यान से सुन लो, हमने बताया एंडोस्पर्म कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक होता है एंडोस्पर्मिक, एक होता है एंडोस्पर्मिक, दूसरा क्या होता है, नॉन एंडोस्पर्मिक। इसका मतलब क्या है, एंडोस्पर्मिक मतलब आपको पता है ये क्या है, इस तरीके से एक, समझ पा रहे हो, ओव्यूल है, इस तरीके से यहाँ पर आपस में ध्रुवीय केंद्रक और एक नर युग्मक मिलकर के इस तरीके से क्या बना है, एक हमारा एंडोस्पर्म बना है। क्या बना है, एंडोस्पर्म। अब एंडोस्पर्म क्या करता है, कभी कभी यहाँ पर जो सीड बन रहा होता है, सीड बनने की प्रक्रिया होती है, ये सपोज करो इसके बगल बगल इस तरीके से ये क्या है, अभी सारे इस तरीके से एंडोस्पर्म है। अब ये जो एंडोस्पर्म आपको दिखाई दे रेड कलर के, ये एंडोस्पर्म है। अब एंडोस्पर्म जो होगा ये एम्ब्रियो बना रहा होगा, यानी कि भ्रूण बना रहा होगा। ये सपोज करो हम दूसरे कलर से आपको बना के दिखाएं तो ये इस तरीके से, और यही जो भ्रूण होगा आगे चल क्या बनाएगा, समझ पा रहे हो, यही जो एम्ब्रियो होगा, ये जो एम्ब्रियो आप देख पा रहे हैं, यही आगे चल करके ओवरी और ओव्यूल बनाता है ना, क्या बनाता है, ओवरी और ओव्यूल्स बनाता है। आपको पता है ओवरी से क्या बनेगा, आगे चल करके इसी से क्या बनता है, आपका फ्रूट्स बनता है, यानी कि फल बनता है, और इससे क्या बनता है, ओव्यूल से आपका सीड बनता है, यानी कि बीज के निर्माण होता है, बीज का निर्माण हो रहा होता है। तो उसके लिए भैया एम्ब्रियो को खाना चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। तो एम्ब्रियो क्या करता है, कभी कभी इस तरीके से इस एंडोस्पर्म को खींच लेता है ना, एंडोस्पर्म को वही खींचता है, एंडोस्पर्म को खाता है ना, तभी तो जाकर के आगे चल करके एम्ब्रियो का प्रॉपर डेवलपमेंट होगा, भ्रूण का विकास होगा। तो वो एंडोस्पर्म का उपयोग करता है न्यूट्रिशन के लिए। तो कभी कभी पूरे एंडोस्पर्म का उपयोग नहीं कर पाता है, कम मात्रा में करता है, तो उसे एंडोस्पर्मिक बोलते हैं। लेकिन नॉन एंडोस्पर्मिक क्या होता है कि सारा का सारा एंडोस्पर्म का उपयोग कर लेता है, सारा का सारा एंडोस्पर्म का यूज कर लेता है। अरे भैया उदाहरण के तौर पर समझो, जैसे आपको हमने बुलाया अपने घर और आपको एक थाली खाना परस दिया,
एक थरिये खाना दे दिए, दाल चावल उसमें सब्जी वब्जी था पूरा, आपको भूख बहुत तगड़ा लगा था, आपने पूरा दाल चावल मतलब सब कुछ खा ले गया, रोटी वोटी सब कुछ छोड़ा ही नहीं, एकदम एकदम साफ कर दिए, समझ रहे हो। अब क्या हो रहा है कि पूरा का पूरा खा ले गए। उसी तरीके से नॉन एंडोस्पर्मिक में क्या होता है, सारा का सारा जितना भी एंडोस्पर्म होता है, सारा का सारा जो एम्ब्रियो होता है सारा का सारा खा लेता है, पूरा का पूरा एंडोस्पर्म ही खींच लेता है। यहाँ से देख रहे हैं ना, सारा का सारा एंडोस्पर्म खींच लेगा ऐसे। लेकिन कभी कभी जब आपको भूख नहीं लगा, हम नहीं खाएंगे, माय गॉड माय नॉट इंटरेस्टेड फॉर फूड, दिस फूड फला फला बोलोगे ना कि हमको अच्छा नहीं लग रहा है, हम नहीं खाएंगे। लेकिन ये क्या करता है, पूरा जब खींच ले, जब पूरा खांच लोगे तब क्या हो जाएगा, नॉन एंडोस्पर्मिक। जब ना समझ पा रहे हो कि नहीं, पहले बताओ। हमने एग्जाम्पल ले लिया भैया ताकि आपको समझ में आ जाए ना, हंसो मत, समझ रहे हैं आप, हंस रहे हैं। तो इस तरीके से ये क्या है आपका एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड पूछा जा सकता है ना। एंडोस्पर्मिक मतलब जिसमें थोड़ा मात्रा है, और नॉन एंडोस्पर्मिक मतलब पूरा खा के बैठ गए, साफ कर दिए थरिये एकदम पूरा। अब तुम समझ जाओ ऐसे कैसे आपको याद करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि एंडोस्पर्मिक का मतलब क्या है। आगे हम बढ़ जाते हैं, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन की प्रक्रिया के बाद हम पढ़ लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, यानी कि भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया के बारे में हम समझ लेते हैं, किस तरीके से भ्रूण बन रहा होगा। तो इसको हम एक बार रब कर देते हैं ताकि और अच्छा, आई होप आपने लिख लिया होगा ये सब चीज। हम आगे पढ़ने वाले हैं भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया को, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता है एक बात कि जब मेल गैमेट संलयन कर रहा था किसके साथ, अंडकोशिका के साथ, आया ना। मेल गैमेट यन था, अंडकोशिका यन था ना। जब मेल गैमेट यानी नर युग्मक संलयन कर रहा था किसके साथ, अंडकोशिका के साथ, तो क्या बनाता था, जाइगोट यानी कि 2n बनाता था, है ना, द्विगुणित। अब ये जाइगोट आगे चल करके किसमें बदलता है, एम्ब्रियो में बदल रहा होता है, एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण बना रहा होता है। लेकिन वहां पर क्या होता है, जब एंडोस्पर्म बन रहा होता है वहां पर भी मेल ही गैमेट होता है, लेकिन अंडकोशिका की जगह पे ध्रुवी केंद्रक होता है, और वहां पर जाइगोट ना बन करके क्या बन रहा था, भ्रूणपोष यानी कि एंडोस्पर्म बन रहा था, जो कि हमने इसके पहले समझा। वहां पर एंडोस्पर्म बन रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या बन रहा है आपका, जाइगोट बन रहा है, 2n जाइगोट। और वही जाइगोट आगे चल क्या बनाता है, एम्ब्रियो और भ्रूण। और इसी भ्रूण को खाना कौन देता है, एंडोस्पर्म देता है। भ्रूणपोष यानी कि एंडोस्पर्म दे रहा था, जो कि हमने इसके पहले देखा। अब ये जो भ्रूण होता है, हमने बताया कि एक बात, ये जो एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण होता है, ये क्या बनाता है आगे चल करके, इसी एम्ब्रियो यानी भ्रूण से क्या बनता है, एक से तो ओवरी बन जाता है। क्या बन जाता है, एक से आपका ओवरी बन रहा होता है, और दूसरे से क्या बनता है, यानी कि ये क्या बनाता है, ओवरी, और क्या बनाता है, ओव्यूल्स। भाई पौधे में ओवरी और ओव्यूल का निर्माण होगा। ओवरी मतलब अंडाशय, ओव्यूल मतलब बीजांड का निर्माण होगा। और जो अंडाशय होगा, जो ओवरी होगा, ओवरी से क्या बनेगा, ओवरी किसमें, पूछ लेता है प्रश्न ऐसे सिंपल सा, ओवरी किसमें परिवर्तित होता है, पुष्प का कौन सा भाग फल में परिवर्तित होता है। तो फल में परिवर्तित होने वाला भाग क्या है, ओवरी यानी कि अंडाशय फल में परिवर्तित होता है। तो ओवरी से क्या बनेगा, सिंपल सा फ्रूट बन रहा होगा, यानी कि फल बन रहा होगा। क्या बन रहा होगा, फ्रूट्स। और ओव्यूल से क्या बनता है आपका, सीड बनता है। क्या बनता है, डियर स्टूडेंट ध्यान से देखना, इससे क्या बनता है, सीड्स बनता है, और इससे क्या बनता है आपका, फ्रूट बनता है। फिर से देखना, हमने ये बताया कि जो जाइगोट है ये एम्ब्रियो बना रहा है, और एम्ब्रियो से क्या बनता है आपका, ओवरी, और ओवरी नेक्स्ट पार्ट से क्या बनता है, ओव्यूल। सेम एम्ब्रियो से ही दोनों बन रहे हैं। ओवरी और ओव्यूल का निर्माण किससे हो रहा है, आपके भ्रूण से ही हो रहा है, एम्ब्रियो से ही हो रहा है। और ओव्यूल से क्या बन रहा है, हमने बताया बीजांड से क्या बन रहा है, बीज बन रहा है। और ओवरी से क्या बन रहा है, अंडाशय से क्या बन रहा है, यानी कि फल में बन रहा है, यानी कि अंडाशय फल में परिवर्तित हो जा रहा है, और बीजांड किसमें,
परिवर्तित हो जा रहा है सीड में, हाँ या ना, सिंपल सी बात है। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, नोट कर लेना है। तो ये रहा आपका एम्ब्रियो के निर्माण की प्रक्रिया। और एम्ब्रियो का निर्माण किस प्रक्रिया के दौरान होता है, ये भी आप लिखना चाहे लिख लो, बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट। एम्ब्रियो बनने की प्रक्रिया को एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस, है ना, एम्ब्रियोजेनेसिस। जहां पर भी जेनेसिस लग जाए वर्ड, जहां पर भी जेनेसिस शब्द लगे तो आपको पता है दैट इज द फॉर्मेशन, कोई चीज फॉर्म हो रहा है, कोई चीज बन रहा है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो इज नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियो के निर्माण की जो प्रक्रिया को क्या कहते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस कहा करते हैं। आई होप आपने इसको समझ लिया होगा। आगे हम बढ़ जाते हैं, आगे हम नेक्स्ट पार्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट के बारे में हम क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं। यानी कि फ्रूट फॉर्मेशन के बारे में पढ़ने से पहले हम आपको एक प्रश्न बता दें जो पेपर में यही एम्ब्रियो से ही छपता है। ध्यान देना, एम्ब्रियो से ही पेपर में प्रश्न छप रहा होता है, क्वेश्चन छप रहा होता है। अब हम क्या कर रहे हैं, जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ पा रहे हो, साथ के साथ उसको लेके चल रहे हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन छपता है, देखो ये कौन छपता है क्वेश्चन आपका, यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन छपता है पॉली एम्ब्रियोनी। ध्यान देना, पॉली एम्ब्रियोनी, पॉली एम्ब्रियोनी मतलब बहुभ्रूणता। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, पॉली एम्ब्रियोनी। फिर से लिखते हैं बड़ा सा, इसको क्या बोल रहे हैं, क्या बोलना है इसको हम, पॉली एम्ब्रियोनी, पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी को हिंदी में बोलते हैं बहुभ्रूणता। क्या कहा जाता है, बहुभ्रूणता कहा जाता है। और बहुभ्रूणता से प्रश्न छपता है। बहुभ्रूणता क्या होता है, बहुभ्रूणता शब्द से क्लियर है, बहुत सारा भ्रूण, समझ पा रहे हो। जब यानी कि एक या एक से अधिक, जब एक से अधिक प्रकार के भ्रूण का निर्माण हो, जब एक से अधिक प्रकार के भ्रूण बना, मतलब जब एक से अधिक प्रकार के भ्रूण बन रहा होता है, तो वहां पर जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को हम पॉली एम्ब्रियोनी यानी कि बहुभ्रूणता बोलते हैं। क्या बोलते हैं उस प्रक्रिया को, डिस्कशन, बहुभ्रूणता यानी कि हैविंग मोर देन वन एम्ब्रियो। समझ पा रहा, एक से अधिक एम्ब्रियो। क्या हमने बताया, मोर देन, हैविंग मोर देन वन एम्ब्रियो, हाँ है ना, हैविंग मोर देन वन एम्ब्रियो यानी कि एक से अधिक भ्रूण बनने की जो प्रक्रिया होगा उसको हम बोलेंगे पॉली एम्ब्रियोनी। दैट इज द हैविंग मोर देन वन एम्ब्रियो कॉल्ड पॉली एम्ब्रियोनी। एंड ऐसा होता क्यों है, आपको पता है ऐसा क्यों होता है। आप में क्या होता है, कुछ डिप्लॉयड सेल होती है। ओव्यूल का स्ट्रक्चर जब हम प्रॉपर देख रहे थे बीजांड की संरचना में, कुछ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर थी, हाँ या ना। अभी उसको बात कर लेते हैं, कुछ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर थी। अब डिप्लॉयड स्ट्रक्चर द्विगुणी संरचना में क्या क्या थी आपको पता है। कभी कभी क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है, इसके अलावा जो चलाजा लिंड होता है, कभी कभी न्यूक्लियस से क्या बन जाता है, भ्रूण बन जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है। क्या बन जाता है, इससे एम्ब्रियो बन जाता है। कभी कभी चलाजा वाले भाग से एम्ब्रियो बन जाता है ना। कभी कभी इंटीग्यूमेंट से ही एम्ब्रियो बन जाता है, जो इंटीग्यूमेंट होता है वही एम्ब्रियो में परिवर्तित हो जाता है। तो जब न्यूक्लियस से भी एम्ब्रियो बन रहा है, इंटीग्यूमेंट से भी एम्ब्रियो बना, मतलब मोर देन कई एम्ब्रियो, कई भ्रूण बन जा रहे हैं, एक में एक बीजाणु में कई सारे भ्रूण देखे जाएंगे। तो वहां पर क्या होगा, उसे हम पॉली एम्ब्रियोनी, कई सारे भ्रूण। और ऐसा किसमें देखा जाता है, एग्जाम्पल बात करें तो सिट्रस एंड ओपेंसिया। एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, सिट्रस एंड ओपेंसिया। ओपेंसिया प्रश्न पेपर में छप सकता है। पॉली एम्ब्रियोनी ऐसी प्रक्रिया को बोलते हैं जिसमें एक से अधिक भ्रूण का निर्माण हो, उसे पॉली एम्ब्रियोनी यानी बहुभ्रूणता कहते हैं। बहुभ्रूणता ऐसा होता क्यों है, क्योंकि कुछ सेल्स होती हैं जो डिप्लॉयड होती है, जैसे न्यूक्लियस और इंटीग्यूमेंट वाला पार्ट से क्या होता है, भ्रूण बन जाता है, लिख सकते हैं आप। और ऐसा किसमें देखा जाता है, ओपेंसिया में और सिट्रस में। आप एग्जांपल इसको नोट कर लेंगे। आई होप आपने लिखा होगा, ये छपने वाला प्रश्न था, हमने आपको बताया फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो में। आगे हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो के बाद वाला टॉपिक, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ क्या पढ़ेंगे, आपको पता है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो के बाद हम फ्रूट पढ़ लेंगे, और फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट के बाद फिर क्या पढ़ लेंगे, सीड पढ़ लेंगे, आपका समाप्त हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट
यानी कि फल निर्माण की प्रक्रिया, फल बनने की प्रक्रिया क्या है उसके बारे में हम देख पा रहे हैं। यहाँ पर ध्यान से देखो, हमने बताया क्या था, हमने ये बताया कि जो मेल गैमेट होता है ये संलयन करता है किसके साथ, एग सेल के साथ। किसके साथ संलयन करता था, बताओ किसके साथ संलयन कर रहा था, एग सेल के साथ यानी एन के साथ। तो एन एन इक्वल टू क्या बन रहे थे 2n, यानी कि यहाँ से बन रहा था आपका एम्ब्रियो, कुल मिलाकर के पहले जाइगोट बना था, फिर जाइगोट आगे चल करके किस में बदला था, जाइगोट से क्या बना था आपका एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण बना था। क्या बना था, एम्ब्रियो। और वही भ्रूण से क्या बनता है, भ्रूण से क्या बनता है आपका ओवरी बन रहा होता है। और वही ओवरी से क्या बनता है, ओवरी यानी कि अंडाशय से क्या बन रहा होता है, अंडाशय जो ओवरी है इसी से क्या बनता है आपका, यानी कि फ्रूट बनता है, यानी कि इसी से क्या बनता है आपका फ्रूट बनता है, आपका फल बनता है। सिंपल सी बात है। हमने बताया क्या, हमने यही बताया जो जाइगोट बना होता है, जो युग्मनज बना होता है उसमें भ्रूण आगे चल के परिवर्तित होता है, जाइगोट भ्रूण में बदलता है एम्ब्रियोजेनेसिस के प्रक्रिया के दौरान। हाँ या ना, एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस के दौरान भ्रूण बदलता है यानी भ्रूण बनता है। और जो भ्रूण होता है वह आगे चल करके क्या बनाता है, ओवरी बनाता है यानी कि अंडाशय बनाता है। और अंडाशय किस में परिवर्तित हो जाता है, अंडाशय किस में परिवर्तित होता है, फल में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि फ्रूट में परिवर्तित हो रहा होता है। और एक बात, इस फ्रूट से छपने वाला प्रश्न, आप इसको स्टार लगा के लिख लो, स्टार लगा के नोट कर लो। फ्रूट से छपने वाला प्रश्न पेपर में, फ्रूट से पेपर कौन सा छपता है, हाँ कौन सा पेपर में, बोर्ड पेपर में फ्रूट से प्रश्न कौन कौन सा छपता है देख लो। एक तो आपका जो छपता है इसमें टाइप ऑफ फ्रूट छपता है, और हर साल यहाँ से प्रश्न पिछली बार 2022 में भी पूछा गया था। फ्रूट जो होता है दो प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का फ्रूट होता है। एक होता है ट्रू फ्रूट, एक होता है सत्य फल, एक होता है, समझ पा रहे हो, आभासी फल जिसको कहते हैं ना, कूट फल, यानी कि आभासी फल। सिंपल सा बात है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रू फ्रूट। एक होता है ट्रू फ्रूट है ना, सत्य फल। एक होता है फॉल्स फ्रूट, फॉल्स फ्रूट, आभासी फल जिसको ना कूट फल भी बोला करते हैं। इसको यहाँ लेना पूछा था पिछली बार। ट्रू फ्रूट क्या होता है, सत्य फल क्या होता है, जब ओवरी से, ध्यान देना है, जब बीजांड से फल का निर्माण हो, सॉरी अंडाशय से, जब ओवरी से किसका निर्माण हो, अंडाशय से फल का निर्माण होता है, उसी प्रक्रिया को, उस प्रक्रिया को बोलते हैं, उससे फल बनता है, सत्य फल बनता है। सत्य फल किससे बन रहा है, हमने क्या बताया इसमें सिंपल सा, यानी कि कुल मिलाकर के डेवलपमेंट विच अराइज फ्रॉम ओवरी, मतलब कि जो फ्रूट का डेवलपमेंट हो रहा है किससे हो रहा है, ओवरी से, यानी कि ओवरी से क्या हो रहा है, अंडाशय से क्या हो रहा है, फल का निर्माण हो रहा है। अंडाशय से जब फ्रूट का निर्माण हो, अंडाशय से जब फ्रूट्स का निर्माण हो, अंडाशय से जब फ्रूट बने तो उसे हम क्या कहते हैं, उससे बनने वाला फल जो कहलाता है वो ट्रू फ्रूट कहलाता है, यानी सत्य फल। इसका उदाहरण बहुत जरूरी है, अंडाशय डायरेक्ट इसमें परिवर्तित हो रहा है फल में, समझ पा रहे हैं, ऐसा फल कौन सा होता है, सत्य फल होता है। उदाहरण के तौर पर इसका एग्जाम्पल क्या है, मैंगो। क्या एग्जाम्पल है, मैंगो आप लिख लेंगे, पूछा जा सकता है ऑप्शन में सत्य फल है, तो अगर ऑप्शन में आपको मैंगो दिखाई दे आप उसको टिक कर देंगे। आम यानी कि आपका क्या है यहाँ पर, ट्रू फ्रूट है, क्या है, ट्रू फ्रूट। नेक्स्ट आप देखने वाले हैं फॉल्स फ्रूट के बारे में, यानी कि जब फल का निर्माण, समझ पा रहे, विदाउट ओवरी, यानी कि ओवरी से ना हो, समझ पा रहे, जब फल का निर्माण ओवरी से ना हो, कुल मिलाकर डेवलपमेंट अदर देन ओवरी, कुल मिलाकर के अदर देन ओवरी लिख सकते हैं, अदर देन ओवरी, डेवलपमेंट अदर देन ओवरी, दैट इज द फ्रूट डेवलपमेंट अदर देन ओवरी। समझ पा रहे, ओवरी को छोड़ करके बाकी पौधे के अन्य भाग से, समझ पा रहे, अन्य भाग जैसे थैलमस से सपोज करो, उससे क्या हो, फल का निर्माण हो जाए, तो उस प्रक्रिया को हम बोलेंगे, उससे बनने वाला जो फल होगा, पहली बात तो कौन सा फल कहलाएगा, समझ पा, आभासी फल, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, फॉल्स फ्रूट, झूठा फल, मतलब फॉल्स, फॉल्स मतलब कि ऐसा मत सोचा झूठा फल, जैसे इसका उदाहरण क्या है आपका
एप्पल है, हाँ या ना, क्या है इसका उदाहरण एप्पल यानी कि सेब, समझ पा रहे हो, लिख लेना इसका एग्जांपल क्या है, एप्पल है। अब आप ऐसा मत कहना कि अगर बच्चा कोई एप्पल खा रहा है तो बच्चे को बोल दो ये तो भैया ये एप्पल कैसा है, झूठा एप्पल है, मतलब झूठा, मतलब झूठा फल है, झूठा फल है, झूठा फल, बच्चा एकदम कंफ्यूज आएगा, है झूठा, झूठा रहा है एकदम, मतलब समझ रहे हो, यहाँ पर झूठा मतलब फाल्स फ्रूट, फाल्स मतलब कि वो फल किससे बना है, ओवरी से नहीं बना है, समझ पा रहे हो, ओवरी के पौधे के अन्य किसी भाग से बन गया है, लेकिन ओवरी को छोड़ करके, ओवरी को छोड़ करके बाकी किसी भी भाग से बन जाए, बाकी किसी भी भाग से बन जाए, उसे हम कौन सा फल बोलेंगे, उसे हम असत्य फल कहेंगे, सिंपल सी बात होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा फ्रूट के बारे में। पेपर में ये प्रश्न छप रहा होता है, ऑप्शन में आ सकता है, ये पेपर में प्रश्न बोर्ड में छप सकता है, तो आप इसको नोट करेंगे, इसको क्या करना है, आपको नोट कर लेना है, नोट कर लेना है। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ सीड की, किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ सीड के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट किसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ सीड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फॉर्मेशन ऑफ सीड क्या होता है, यानी बीज के निर्माण की प्रक्रिया के बारे में। आपको पता है बीज के निर्माण प्रक्रिया कैसे होगी, बताओ, मेल गैमेट था प्लस, हाँ या ना, जो मेल गैमेट था, जो मैया मेल गैमेटो था, वो मिला था किससे, एग सेल से, हाँ या ना, अंड को इसके से एग सेल, और एग सेल यन है, मेल गैमेट यन है, तो यन 2n बनाया था, कुल मिला क्या बना था यहाँ से, जाइगोट, क्या बना था यहाँ पर, जाइगोट यानी कि 2n, हाँ या ना। अब जो 2n बना था ये आगे चल करके क्या बना रहा था, एम्ब्रियो बना रहा था, और उसी एम्ब्रियो से क्या बनता है, ओव्यूल्स, ओव्यूल यानी कि बीजांड, क्या बनता है, बीजांड, और यही जो बीजांड होता है आगे चल करके क्या बनाता है, यही बीजांड, यही ओव्यूल आगे चल क्या बनाता है, सीड बना रहा होता है। अगर एक कार्टिलेडन बनेगा इस तरीके से तो उसे हम बोलेंगे मोनोकार्टिलेडनस सीड, अगर इस तरीके से दो कार्टिलेडन बनेंगे यानी दो बीजपत्र बनेगा तो उसे बोलेंगे डाई कार्टिलेडनस सीड। और कोई भी कार्टिलेडन में आपको पता है दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका प्लेम्यूल, एक होता है रेडिकल, एक होता है प्लेम्यूल, एक होता है रेडिकल। जो प्लेम्यूल होता है वो स्टेम का निर्माण करता है, जो रेडिकल होता है वो किसका निर्माण करता है, जड़ का। भैया यहाँ पर देखो, ये चीज आई होप आपको कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पर देख लो, जैसे ऊपर की तरफ जो जर्मिनेशन वाला पार्ट होगा, जो जर्मिनेट कर रहा होगा, जो अंकुरण की प्रक्रिया में भाग लेगा, उसे हम बोलेंगे प्लीम्यूल, क्या बोलेंगे उसे हम, प्लीम्यूल बोलेंगे, यानी कि प्रांकुर, क्या बोलेंगे हिंदी में, प्रांकुर कहते हैं। और जो जड़ नीचे की तरफ इस तरीके से जड़ बना रहा होगा, जो जड़ में परिवर्तित होगा आगे चल करके, उसे हम बोलेंगे रेडिकल, क्या बोलेंगे उसे हम, रेडिकल, यानी कि प्रांकुर कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं इसको हम, प्रांकुर। तो इस तरीके से एक प्लांट का आगे डेवलपमेंट हो जाएगा, सीड का जैसे जर्मिनेशन होता है तो आगे चलकर सीड जर्मिनेट करके नया पौधा बना रहा होगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में यहाँ पर आया होगा किस तरीके से सीड बन रहा है। सीड जो बन रहा है बेसिकली किससे बन रहा है, जो बीजांड है, जो ओव्यूल है, ओव्यूल किसमें परिवर्तित हो रहा है, सीड में बदल रहा है। आगे सीड से एक प्रश्न आपके पेपर में छपता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी तक हमने जितना भी कराया सबसे पेपर में छपने वाले प्रश्न कराए। एक तो डबल फर्टिलाइजेशन देखा, डबल फर्टिलाइजेशन के बाद हमने क्या देखा, हमने वहां पर डबल फर्टिलाइजेशन के बाद पढ़ा पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हमने फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म में भी छपने वाला प्रश्न कौन सा, एंडोस्पर्मिक नॉन एंडोस्पर्मिक सीड छप सकता है पेपर में। इसके अलावा हमने क्या देखा, हमने ये पढ़ा कि फर्टिलाइजेशन में ही हमने एक प्रश्न छपने वाला देखा कि एपोमिक्सिस क्या होता है। फिर आगे हमने देखा, फिर आगे हमने फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट में देखा कि फ्रूट में फॉल्स फ्रूट क्या होता है, ट्रू फ्रूट क्या होता है, ये भी छपने वाला प्रश्न। फिर उसी में हमने कौन सा देखा, फिर उसी में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने पढ़ा कि एपोमिक्सिस के बाद वहां पर हमने पॉलीएम्ब्रियोनी को देखा, पॉलीएम्ब्रियोनी के बाद हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये सभी पेपर में पूछे जाते हैं। इसी से भी एक प्रश्न और हम डिस्कस करते हैं, इससे एक प्रश्न और डिस्कस करते हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं, और यह इसी टॉपिक से है, इसी टॉपिक से फॉर्मेशन ऑफ सीड से संबंधित है, बीज के निर्माण की प्रक्रिया से संबंधित है, ध्यान देना। और ये जो प्रक्रिया है इसको बोलते हैं पार्थिनोकार्पी, क्या बोलते हैं इसको हम, पार्थिनोकार्पी।
ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से छप सकता है प्रश्न, फॉर्मेशन ऑफ सीड से ही संबंधित है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसे कैसे पता है आ जाएगा, भैया इसको बहुत तरीके से छांटा गया है और बहुत अलग अलग तरीके से, तब जा करके इसको काफी जगह से कलेक्ट करने के बाद चीजों को समझ पा रहे हो। आप हेडिंग बना लेना पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी यानी अनिषेक फलन हिंदी में कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? अनिषेक फलन। पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी को हिंदी में क्या बोल रहे हैं? अनिषेक फलन। अनिषेक फलन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनिषेक फलन। अब देखो अनिषेक फलन क्या होता है? अनिषेक है, अनिषेक फलन यानी कि पार्थिनोकार्पी क्या होता है? थोड़ा बड़ा लिख ले, साफ साफ लिख ले, पार्थिनोकार्पी। ध्यान देना, पार्थिनोकार्पी मतलब कि ऐसा फल जो विदाउट सीडलेस हो, मतलब कि जिसमें क्या होता है कि प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ सीडलेस फ्रूट। ध्यान देना, वही चीज हमने बोला कि प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ सीडलेस फ्रूट। समझ पा रहे हैं? प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ सीडलेस फ्रूट्स। जब क्या हो, ऐसा फल, समझ पा रहा है, ऐसा फल बन रहा है जिसमें बीज नहीं बन रहा है। समझ पा रहा है? बिना बीज के फल का बनना। समझ पा रहा है? बिना बीज के, बिना सीड के, विदाउट सीड, सीड है ही नहीं। समझ पा रहे हो? ऐसा कौन सा फल होता है जिसमें बीज नहीं उपस्थित होता है? आपको पता है, बनाना हो गया। बनाना के बाद और क्या है? ग्रेप्स। हाँ या ना? बनाना और अंगूर, आपने पता होगा इसमें सीड नहीं होता है, इसमें बीज नहीं होता है। तो भैया ये किस प्रक्रिया द्वारा बन रहे होते हैं? पार्थिनोकार्पी। अनिषेक फलन जिसमें बिना बीज के फल का निर्माण हो, जब बिना बीज के फल का निर्माण हो उसे हम पार्थिनोकार्पी यानी अनिषेक फलन कहते हैं। पेपर में छपने वाला प्रश्न है, समझ पा रहा? अनिषेक फलन करके आएगा पार्थिनोकार्पी। इसकी इंग्लिश है, हमने सिंपल सा इसको डिफाइन किया, बिना बीज के फल का बनना ही क्या कहलाता है? पार्थिनोकार्पी कहलाता है। आई होप आपको इतना बात समझ में आया होगा। पॉलिनेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि परागण के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो हेडिंग बना लेना, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। हिंदी में क्या बोल रहे हैं? परागण। आया ना? लास्ट टॉपिक चल रहा है इस पाठ का। परागण क्या होता है आपको पता है? ये सपोज करो कोई पौधा है ना, इसको हम ब्लैक कलर से अगर ड्रा करें ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे ये कोई क्या है? प्लांट है, उसकी जड़ है, और ये पौधे का इस तरीके से तना है, और इसमें क्या होगा? फूल होगा। इसका फूल इस तरीके से हम बना देते हैं। ये सपोज करो एक फूल ये है और एक फूल यहाँ पर, इस तरीके से फूल को एकदम सुंदर सुंदर बना दें। ये सपोज करो ऐसे फूल है, हाँ ना? इस तरीके से ये क्या है? काफी सारे फूल इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, हाँ ना? सुंदर तो उतना अच्छा नहीं बन पा रहा है, लेकिन हम बना लेंगे। देखो तो होता क्या है, अब आपको पता है फ्लावर में कोई भी पुष्प होता है उसमें मेल पार्ट फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट होते हैं, जितने भी दो लिंगी पुष्प होते हैं। होता क्या है, सपोज करो ये फीमेल पार्ट है, ये फीमेल पार्ट है, और फीमेल पार्ट के बगल से क्या होता है आपको पता है? मेल पार्ट होता है। इस तरीके से ये मेल पार्ट है, मेल पार्ट यानी कि एंथर है, हाँ या ना? अब ये परागकण कहाँ पे जाके गिरता है? इस स्टिग्मा पर। और किसके द्वारा गिरता है? हवा के द्वारा हो सकता है पानी के द्वारा हो सकता है, किसी इंसेक्ट के द्वारा हो सकता है, चिड़िया के द्वारा, उसका माध्यम कई हो सकता है। तो परागकण का स्त्री केसर के यानी कि स्टिग्मा पर पहुंचने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? परागण कहते हैं। ध्यान से देखना, हमने परिभाषा क्या बोला? सिंपल सा, परागकण का
स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? परागण कहा करते हैं, यानी कि पॉलिनेशन। इसके पहले भी हमने समझाया था। लेकिन जब उसी पौधे का, ध्यान देना, उसी पौधे का, सेम पौधे का, उसी पुष्प पर परागण गिर रहा है, समझ पा रहे हो? जब एक ही पौधे का उसी के पुष्प पर परागण गिरता है, सेम प्लांट है और सेम पुष्प है, समझ पा रहे हो? इस प्रक्रिया को बोलते हैं स्वपरागण। क्या होता है? इसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन कहा करते हैं। यहाँ पर जो परागण भी हो रहा है, तो कौन सा परागण होता है? यहाँ पर स्वपरागण की प्रक्रिया होती है। मतलब हमने क्या बताया, हम परागण को इस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। परागण दो प्रकार का, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, यानी कि जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? स्वपरागण कहते हैं। स्वपरागण कहते हैं, है ना, स्वपरागण कह रहे हैं। और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन, अथवा इसी को बोलते हैं जीनोगैमी भी कहा करते हैं। क्या कहा करते हैं इसको हम? जीनोगैमी। हिंदी में कहते हैं पर परागण। क्या कहते हैं इसको हम? पर परागण। पर परागण और स्वपरागण। स्वपरागण में स्वयं उसी का परागकण उसी के पुष्प पर जाकर गिर रहा है, स्वयं उसी का परागकण उसी के पुष्प पर जाकर गिर रहा है। इसे हम स्वपरागण यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन कहा करते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में सेल्फ पॉलिनेशन, हिंदी में स्वपरागण कहा करते हैं। समझ पा रहे हैं? उसी का परागकण उसी के पुष्प पर जाके गिरे तो उसे हम स्वपरागण कहते हैं। और स्वपरागण की कंडीशन जो होती है, इसमें कुछ फ्लावर की कंडीशन पाई जाती है। और एक कंडीशन क्या क्या होती है, इसको भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं। इसमें जो कंडीशन होती है, इसमें पहला कंडीशन जो निकल के आता है, इसके अंतर्गत नंबर फर्स्ट जो फ्लावर होता है, इसको बोलते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर। ध्यान देना, क्लिस्टोगैमस फ्लावर होता है। एक होता है क्लिस्टोगैमस फ्लावर, एक होता है इसमें क्लिस्टोगैमस के बाद जो दूसरा होता है निकल के आता है, इसको बोलते हैं चिज्मोगैमस फ्लावर होता है। क्या होता है? चिज्मोगैमस फ्लावर। लास्ट जो होता है, तीसरा इसके अंतर्गत निकल के आता है, वो होता है जिटिनोगैमी। क्या निकल के आता है? ध्यान से देखना, जिटिनोगैमी, यानी कि हिंदी में क्या कहते हैं? जिटिनोगैमी को सजाती युग्मन। क्या कहते हैं? सजाती युग्मन। देखो, क्लिस्टोगैमस फ्लावर में क्या होता है, ध्यान से देखेंगे, ये ऐसे पुष्प होते हैं। क्लिस्टोगैमस फ्लावर में क्या होता है, यह ऐसे पुष्प होते हैं जो कि पौधे के नीचे की तरफ से निकलते हैं, उसके जड़ों में कुछ इस तरीके से, और ये पुष्प जो होते हैं इस तरीके से बंद होते हैं। समझ पा रहे हो? यानी कि फ्लावर जो होते हैं क्लोज्ड होते हैं, बंद होते हैं। और ये फ्लावर इस प्रकार से बंद होते हैं कि इसमें जो मेल फीमेल होता है इसी में इस तरीके से बंद होते हैं, हाँ या ना? इसमें मेल फीमेल इस तरीके से, इसी में अगर हम मेल फीमेल का सिंबल की तरीके से बनाकर देखें तो मेल फीमेल इसी में बंद होते हैं, इसी पुष्प में बंद होते हैं। क्लोज्ड जो होता है पुष्प इसी में बंद होते हैं। और इसमें अधिकतर जो संभावना होती है परागण की, वो कौन सी होगी? आपको पता है, जब एक में ही नर मादा एक में ही जब बंद है, इस तरीके से क्लोज्ड है, तो उसमें कौन से परागण की संभावना होगी? सेल्फ पॉलिनेशन की संभावना होगी। ओनली सेल्फ पॉलिनेशन, अगर केवल इसमें क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है। तो इस तरीके से क्या होता है, जब बंद पुष्प होगा उसके लिए टर्म यूज करते हैं क्लिस्टोगैमी। लेकिन जो चेस्नोगैमस होता है, ये पुष्प बंद नहीं होता है, ये थोड़ा सा क्या होता है, ये क्या होता है, ये बंद नहीं होता है, एक्सपोज्ड फ्लावर होता है। ये कैसा होता है? एक्सपोज्ड फ्लावर होता है। एक्सपोज्ड फ्लावर मतलब ये खुला होता है। और इसमें भी संभावना किसकी होती है? इसमें भी जो संभावना होती है आपकी सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि स्वपरागण की संभावना देखी जाती है। लेकिन नेक्स्ट जो जिटोनोगैमी होता है, जिटोनोगैमी में क्या होता है कि जो पुष्प होता है वो दूसरे पुष्प पर, मतलब पौधा तो एक ही है। यहाँ पर सपोज करो, अगर ये इसका जो परागकण है, अगर कंडीशन कुछ इस प्रकार से इसमें हो, इसका परागकण इसके पुष्प के स्त्री केसर पर आए, यानी कि यहाँ से परागकण होकर के कहाँ पे आ रहा है? इस स्त्री केसर पर आ रहा है, मतलब समझ दूसरे पुष्प पर परागण हो रहा है। तो ऐसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ऐसी प्रक्रिया को जिटिनोगैमी भी बोलते हैं।
यहाँ पर स्वपरागण ही है, क्योंकि पौधा एक ही है, वही सेम पौधा है, लेकिन फूल अलग अलग है, फ्लावर अलग अलग है। जब फ्लावर अलग अलग होगा तो यहाँ पर जो कंडीशन बनती है, इसको क्या कहते हैं, जिटिनोगैमी कहा करते हैं, सजात युग्मन कहते हैं। आप इसको याद रखेंगे, यानी कि जब सेम पौधे के किसी दूसरे पुष्प पर परागण हो, उसके लिए क्या बोलते हैं वहां पर, जिटिनोगैमी, यानी कि सजात युग्मन। लेकिन ये भी एक प्रकार का क्या है, स्वपरागण ही है, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन ही यहाँ पर भी हो रहा है। समझ पा रहे, स्वपरागण ही हो रहा है यहाँ पर भी, कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन जैसे ही बात आएगी क्रॉस पॉलिनेशन अथवा जीनोगैमी की, तो यहाँ पे कंडीशन पूरी बदल जाएगी। कंडीशन मतलब बदलने का मतलब यहाँ पर क्या होगा, दो डिफरेंट प्लांट होंगे। समझ पा रहे हो, दो अलग अलग पौधे में जब परागण की प्रक्रिया देखी जाएगी, उसको हम क्या कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन, यानी कि जीनोगैमी कहते हैं। देखो हमने क्या बताया, जब क्या होगा, सपोज करो ये कोई ए पौधा है, कोई ये बी पौधा है, हाँ या ना, ए पौधे का ये पुष्प है और ये बी पौधे का पुष्प है। इसको इस तरीके से बना दें। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका जो परागकण है, यानी जो एंथर वाला इस तरीके से पार्ट है, अब एंथर का जो परागकण यहाँ से लेकर के इस पे आ रहा है, इस पे मतलब इसी दूसरे पुष्प पर, और इसके इस तरीके सर पर आके गिर रहा है इस तरीके से। समझ पा रहे हो, इसका जो परागकण है यहाँ से निकल करके कहाँ पर आ रहा है, किसी दूसरे पुष्प पर। समझ पा रहे, किसी दूसरे पौधे पर। इसी को हम बोलते हैं क्रॉस, क्रॉस वर्ड इसके लिए यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। क्या बताते हैं इसको हम, क्रॉस पॉलिनेशन, यानी कि पर परागण। क्या कहते हैं इसको हम, पर परागण। अब भाई जो परागकण है, जो पोलन ग्रेन्स है, इसको लाने के लिए कौन आएगा, इसको लाने के लिए अलग अलग माध्यम की आवश्यकता होगी, तो उसको हम पढ़ते हैं। यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन के भी कई प्रकार होते हैं। तो कहने का मतलब हम क्लासिफिकेशन के बारे में, क्रॉस पॉलिनेशन का एक चार्ट बना लेते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्रॉस जो पॉलिनेशन है, जो क्रॉस पॉलिनेशन है यानी पर परागण है, ये कितने प्रकार का होता है देख लो। नंबर पहला जो होता है, ये जिसमें जैविक एजेंसीज के द्वारा होगा, उसके बाद अजैविक एजेंसीज। सपोज करो पहला जो होता है एबायोटिक एजेंसीज, एबायोटिक एजेंसीज, और दूसरा जो होता है किसके द्वारा होता है, बायोटिक एजेंसीज के द्वारा होता है, बायोटिक एजेंसीज के द्वारा होगा। मतलब कि अजैविक कारक, कुल मिलाकर के अजैविक कारक ऐसा कारक होता है जिसमें जीव नहीं होता है। मतलब कि अजैविक मतलब हवा के द्वारा जब परागण हो, जब पानी के द्वारा परागण हो। समझ पा रहे, जब हवा के द्वारा, पानी के द्वारा परागण होगा, हवा बहने से परागण एक स्थान से दूसरे स्थान पर गया, किसी दूसरे पुष्प के ऊपर परागण पहुंचा, तो वहां पर क्या होगा, अजैविक कारक वहां पर आ जाएगा, यानी एबायोटिक एजेंसीज के द्वारा परागण हो रहा है। लेकिन बायोटिक में क्या होगा, जब कोई जीव, जब कोई सजीव के द्वारा परागण होगा। समझ पा रहे हो, जैसे तुम ही क्या किए, गए परागकण को उठा करके किसी दूसरे पुष्प के इस तरीके सर पर रख दिए, स्टिग्मा पर आसानी से इसे रख दिए अपने हाथ से ही, तो आपके द्वारा वहां पर परागण हुआ, तो आपने परागण करवाया पुष्प में, तो वहां पर क्या हो जाएगा, लिविंग के द्वारा हो रहा है। भैया आप कितना पुष्प में परागण करवाएंगे, आप ऐसे सोच रहे होंगे, क्योंकि भैया इंसेक्ट के द्वारा होता है ना, कीटों के द्वारा परागण होता है, फिर पक्षियों के द्वारा परागण होता है, चमगादड़ के द्वारा परागण, मतलब कि तितली के द्वारा, मतलब देखते हो ना बहुत सारा एनिमल्स के द्वारा, जब जीवों के द्वारा परागण हो रहा होता है, उसके लिए हम बायोटिक एजेंसी टर्म यूज करते हैं। उसको बोलते हैं हम, मतलब जैविक कारक के द्वारा परागण यहाँ पर हो रहा होता है। और इसके भी अनेक टाइप होते हैं, ध्यान देना, इसके भी कई प्रकार होते हैं। इसमें हम समझ लेते हैं इसका क्लासिफिकेशन क्या क्या होता है। जैसे देखो, जब परागण किसके द्वारा होगा, जब परागण आपका इंसेक्ट के द्वारा होगा, उसके लिए क्या क्या टर्म यूज कर सकते हैं। पहला देखो, फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने बताया, फर्स्ट क्या होगा, जब परागण इंसेक्ट के द्वारा होगा, उसके लिए क्या बोलेंगे, वहां पर एंटीमोफिली टर्म यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, एंटीमोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटीमोफिली कहते हैं। एंटीमोफिली मतलब पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट। किसके द्वारा पॉलिनेशन होगा, इंसेक्ट्स के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा, यहाँ पे लिख लेना ब्रैकेट में, इंसेक्ट्स के द्वारा। जब परागण कीटों के द्वारा हो, इसे हम एंटीमोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम
एंटीमोफिली कहते हैं। दूसरा नंबर सेकंड क्या होता है, जब परागण चमगादड़ के द्वारा हो, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कायरेप्टेरोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, कायरेप्टेरोफिली कहा करते हैं। कायरेप्टेरोफिली मतलब जब परागण किसके द्वारा हो, चमगादड़ के द्वारा हो। आप लिख लेना, यानी कि किसके द्वारा हो रहा है, बैट्स के द्वारा, चमगादड़ के द्वारा, इसे हम कायरेप्टेरोफिली कहते हैं। नंबर थर्ड जो है वो निकल कर आता है कि जब परागण किसके द्वारा हो, समझ पा रहा हो, स्नेल के द्वारा यानी कि पाइला के द्वारा हो, उसे हम बोलते हैं मलैकोफिली। क्या बोलते हैं इसके लिए टर्म यूज करते हैं, मलैकोफिली टर्म यूज करते हैं। मलैकोफिली मतलब जब परागण किसके द्वारा हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है, स्नेल के द्वारा है ना। स्नेल मतलब पाइला के द्वारा, पाइला मतलब घोंघा के द्वारा, मोलस्क जो है उसके द्वारा जब परागण हो रहा है तो उसे हम मलैकोफिली कहा करते हैं। जितने भी जलीय पौधे होते हैं उसमें परागण कौन करा रहा होता है, उसमें परागण आप स्नेल कर रहा होता है, तो उसमें मलैकोफिली प्रोसेस हो रहा होता है। लास्ट जो आपको पढ़ना है वो क्या है, जब पक्षियों के द्वारा परागण होता है उसे बोलते हैं ऑर्निथोफिली। क्या उसके लिए टर्म यूज करते हैं, ऑर्निथोफिली। जब परागण किसके द्वारा होता है, ऑर्निथोफिली मतलब जब परागण किसके द्वारा होता है, बर्ड्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, बर्ड्स के द्वारा, यानी कि पक्षियों के द्वारा होने वाला परागण क्या कहलाता है, ऑर्निथोफिली कहलाता है। घोंघों के द्वारा होने वाला परागण क्या कहलाता है, मलैकोफिली कहलाता है। चमगादड़ के द्वारा होने वाला परागण कायरेप्टेरोफिली कहलाता है। और इंसेक्ट के द्वारा यानी कि कीटों के द्वारा होने वाला परागण एंटीमोफिली कहला रहा होता है। इस चार्ट बना लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको जो पढ़ना है वो दो है। नंबर फर्स्ट जो होता है ये हवा के द्वारा परागण होता है, इसको क्या कहते हैं, वायु के द्वारा होने वाला परागण को क्या कहते हैं, एनीमोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखना, एनीमोफिली कहा करते हैं। एनीमोफिली मतलब पॉलिनेशन बाय विंड, मतलब कि जब परागण किसके द्वारा हो, हवा के द्वारा हो, यानी कि विंड के द्वारा होगा, उसे हम एनीमोफिली कहेंगे। लेकिन जब परागण पानी में हो, यानी कि पानी के द्वारा हो, पानी के माध्यम से हो, उसे हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिली कहेंगे। क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट, हाइड्रोफिली, यानी कि पॉलिनेशन बाय वाटर, पॉलिनेशन बाय वाटर। जब परागण पानी के माध्यम से हो, पानी के द्वारा हो, समझ पा रहा, पानी थोड़े जीव है जिसमें जान नहीं है, मतलब कि अबायोटिक, एबायोटिक फैक्टर, अजैविक कारक के अंतर्गत आएंगे। मतलब कि जब पानी के द्वारा परागण होगा उसे हाइड्रोफिली, जब हवा के द्वारा परागण होगा उसे हम एनीमोफिली कहेंगे। लेकिन वही जब जैविक कारक के द्वारा हो रहा है उसे हम बायोटिक एजेंसी बोल रहे हैं, जीवों के द्वारा परागण हो रहा है। और जीवों के द्वारा क्या हो रहा है, इंसेक्ट के द्वारा, कीटों के द्वारा परागण एंटीमोफिली, कायरेप्टेरोफिली चमगादड़ के द्वारा, फिर स्नेल के द्वारा यानी घोंघे के द्वारा परागण जो होता है उसको मलैकोफिली कहते हैं। और बर्ड्स के द्वारा, पक्षियों के द्वारा होने वाला परागण क्या कहलाता है, ऑर्निथोफिली कहला रहा होता है। आई होप डियर स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। ये चैप्टर पूरा एंड हो चुका है। इसमें जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे हमने उसको समझाने का प्रयास किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत परेशानी हो, अगर कोई सुझाव हो, कोई ऐसा क्वेश्चन हो, कोई ऐसा प्रश्न हो जो आपको ना समझ में आया हो, आप उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं। और एक बात, अगर आपके पास कोई ऐसा प्रश्न हो जो आपको ना आ रहा हो तो उसको भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जितने भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में फ्रेम हो सकते हैं हमने सभी क्वेश्चन को कवर अप किया। तो आई होप आप ये चैप्टर समझे होंगे। अगर इसमें कोई दिक्कत परेशानी हो तो पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोस माय डियर स्टूडेंट।